ये तो कुछ किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लाइट्स क्यों ऑफ है? सर लाइट्स ऑन करेंगे आप सारी? बल्कि मैं तो कहूंगा एसी भी ऑन कर दो। ए ऑन है। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस उन तमाम बच्चों को जो कल आने वाले रिजल्ट में पास हो गए, और आप सब उन्हीं में शामिल हैं। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई ऐसा जो अटका? कितने पे? 46, ओनली वन पेपर। कितने दिए थे? अच्छा चले। देखिए मेरे बच्चों, पीआरसी के पेपर हम एसी ऑन कर सकते हैं? सर्दी लग रही है, ऑन कर लो, फिर हम इसको ऑफ कर देंगे अगर हमें सर्दी का एहसास हुआ। मगर मेरे ख्याल से आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आज गर्मी फुल वाली गर्मी हो रही है बाहर। तुम्हें देख के तो और गर्मी लग रही है। क्या पहन के तुम बैठे हुए हो? हाँ, वरना क्योंकि अब तो आई थिंक कराची में खुदाफिज हो गया सर्दियों को। तो एनीवेज, अगर पेपर क्लियर हो गए तो हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर रुक गए तो देखें, सबसे पहले हमें सेल्फ असेसमेंट करना होगा। अगर तुम्हारा पेपर रुका है तो आई कैप को तुमसे नफरत नहीं है, पहली चीज। अजान, चलें हम 1 मिनट इंतजार कर रहे हैं अजान का। जब तक तुम इसको मिटा सकते हो। ये हमने कॉपी कर लिया है। तुम लोगों को लाइट्स के बगैर मसला तो नहीं हो रहा? तो तुम ऐसे क्यों बैठे हो बैग गोद में लेके? नहीं मतलब तुम इतना बड़ा क्लास है, टेबल नहीं है तुम्हारे सामने। अच्छा चलो। थैंक यू। पूरी है ना? पूरी। किसकी? क्लास के बाद? वो भी क्लास के बाद? गुड। आवाज हो गई खत्म। जी बच्चों, तो कमिंग बैक टू द मेन इशू, पीआरसी के पेपर्स पास हो गए हैं तो कंग्रेचुलेशंस। नहीं हुए हैं, देखिए मुझे मैं नाम तो नहीं जानता उस बच्चे का, मगर मुझे कोई बच्चा आपका मिला जिसके पेपर्स बार बार देने से क्लियर नहीं हो रहा है। यार मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पीआरसी जैसे लेवल को देखें, आपने 5 पेपर्स एक साथ दिए, एक आध दो रुक गए, कोई क़यामत की बात नहीं है। हो जाता है कभी कभी, जैसे इस बच्चे के 46 पे रुका है, तो 46 पे रुकने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ही अल्लाह ना करे बैड सिचुएशन है। मेरा ख्याल, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अफान। अगर थोड़ा सा रिकॉल करे तो अफान को खुद अंदाजा हो जाएगा कहाँ गलती हुई थी, क्या गलती हुई थी।
रिवीजन प्रॉपर नहीं था, या पेपर के दौरान कभी कभार बच्चा ब्लैंक हो जाता है, मिस कर गया चीजें, पेपर देख के नर्वस हो गया, कोई भी इशू, आप पकड़ लेंगे मसला, आप बहुत आराम से समझ लेंगे ओके मुझे ये इशू हुआ था, इसलिए मेरा रिजल्ट खराब हुआ। लेकिन यार अगर कोई एक बच्चा मुझसे कहता है कि मैं 2 दफा से एक पेपर में फेल हो रहा हूँ, या मैं 4 पेपर दिए थे 4 में रुक गया, या 4 दिए थे 3 में रुक गया, बार बार रुक रहा हूँ, तो मैं उससे कहूंगा कि ठंडे दिमाग से बैठ के अपने आप से बातें करे और पूछे कि जो शख्स पीआरसी के पेपर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा है, कैन यू इमेजिन कि वो कैफ के प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएगा? कर पाएगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा किसी को। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी एंड एनर्जी ये कहने में कि मैं तो परफेक्ट हूं, आई कैफ गलत है, मैं तो परफेक्ट हूं, टीएसए की गलती है, मैं तो परफेक्ट हूं, एग्जामिनर ने फेल कर दिया। ये फूल्स पैराडाइज में रहने वाली बात होगी। खुदा के वास्ते समद दाऊद का बच्चा पास हो रहा है तो समद दाऊद का बच्चा फेल भी हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि समद दाऊद में गलती है, इसका मतलब यह है कि समद दाऊद ने परफेक्ट लेक्चर्स दिए, परफेक्शन के इतिहाद से पढ़ाया। अब अगर कोई बच्चा ने अपना इनपुट सही नहीं किया तो डोंट ब्लेम मिस्टर समद दाऊद एंड टीएसए, गलती आप में है। जितनी जल्दी आप अपने ब्लेम गेम से कुछ नहीं होने वाला। एक और, अभी मैं समझ साहब के साथ बैठा हुआ था, नीचे चाय चल रही थी, तो एक दो बच्चे आए, मुझे उनका नाम नहीं पता, उन्होंने आके कुछ ऐसी बोला, जब वो बच्चे चले गए तो समद दाऊद ने मुझे, तलाल तुझे एक बात बताऊं? मैंने कहा बताएं सर। कहता ये नहीं कर सकता क्या सीए? खैर है सर क्या? कहते हैं इंतहा से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, क्लासेस नहीं लेता, क्लासेस में लेट आता, जो पूछूं उसमें भरम मारता। और आज तुमने इसका रिजल्ट सुना, उस बच्चे ने एक्चुअली शायद 3 दिए थे और तीनों में फेल हुआ है। समझ साहब ने उसको मेरे सामने बड़े प्यार से बोला कि बेटा एक दफा और ट्राई कर ले, अगर दूसरी मरतबा भी रिजल्ट ठीक ना आए तो फौरन छोड़ देना सीए, मत लगे रहना पीछे पैसे फेंकने पे। तो समझ दाऊद साहब या कोई भी टीचर, जितना आप लोग मतलब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, आप, मैं एक गंदा जुमला बोलने जा रहा हूं इसलिए पहले से माफी मांग रहा हूं ताकि आप लोग बुरा ना मान जाएं मेरे उस गंदे जुमले का। आपकी औकात क्या है जो आप टीचर्स को जज करेंगे? 25-25 साल से पढ़ाने वाले टीचर्स, जिनके बच्चे आज टीचर्स बन गए, जिनके बच्चे आज फर्म्स के पार्टनर्स बने हुए, आप बताएंगे कि वो सही है कि गलत? मेरे बच्चों, अपने स्टाइल को, कहते हैं ना उर्दू में, अपना किबला दुरुस्त करो। अगर सीए में रहना है तो प्लीज फोकस ऑन योर वीकनेसेस, अपनी गलतियों पे मेहनत करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जरा सा अपने आप को संभालें। देखें, पीआरसी पास करने का एक अलग टेम्परामेंट था, एमसीक्यूज थे ना, कैफ का अलग है। कैफ में आपने लिखना है, पूरा पेपर मैनुअल है, सिर्फ 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, बाकी सब कुछ आपको। अच्छा, अब मैं अभी बच्चों से बात कर रहा था, तो अब ए लेवल्स वाली अवाम जो है हमारी मासूम सी, उनसे रोट लर्निंग नहीं होती, रट्टे नहीं लगते, तो उनको क्या करना पड़ेगा उनको, मगर उनका बेहतर होता है वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द थिंग्स, वो अच्छा लिखते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, लॉ को रिटेन करके लिखें, कंपेयर करें, हम बैठे हुए हमसे चेक कराएं, मामला सेट हो जाएगा। हाँ, इंटर वाली जो हमारी आवाम आई हुई है, उनका थोड़ा सा रोट लर्निंग बेटर होता है, तो वो जो है वो लॉ को रिटेन करे और उसको जब एक्सप्रेस करे तो ओन वर्ड्स को, मुकम्मल ओन वर्ड्स वाला पेपर भी फेल हो रहा है और मुकम्मल रोट लर्निंग वाला भी फेल हो रहा है। व्हाई? कुछ क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड आएंगे, कुछ क्वेश्चन थियोरेटिकल आएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 3 तरह के सवालों के जवाब देने आने चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं कैफ में। नंबर 1, एमसीक्यूज। आप सब जानते हैं एमसीक्यूज तो आपने खेल के आ रहे हैं, मगर यहां इतनी आसान एमसीक्यूज नहीं होंगे, यहां पर होंगी लीगल प्रॉब्लम सिचुएशंस, और उस सिचुएशन के 4 सॉल्यूशंस लिखे हुए होंगे।
जिसमें एक या दो तो तुम आराम से पिक कर लोगे कि ये गलत है ऑप्शन। आखिरी में जो दो बचते हैं ना, वो तुम्हें रुला देंगे कि यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। और जिसको लीगल टर्मिनोलॉजीज पे बहुत अच्छा कमांड नहीं होगा, वो गलत क्या करेगा। एमसीक्यूज में नंबर जितने आराम से मिलते हैं, उतने ही आराम से खोते भी हैं। और फिर 85 मार्क्स का पेपर, रीसेंट पेपर के हिसाब से 85 में से 42 मार्क्स केस लॉस थे, जिसको हम लोग सिनेरियो बेस्ड लीगल प्रॉब्लम्स कहते हैं। पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी क्लास में। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, ये किताब जो मैंने आपसे कही है इसमें सारे लीगल प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, आप अटेम्प्ट करके लाएंगे, हम चेक करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे 10 घंटे तकरीरें करता रहूं और आप 10 घंटे तकरीरें सुनते रहे, मजा नहीं आएगा। जब तक कि आप खुद लिखेंगे, गलतियां करेंगे, हम करेक्शन करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो गलती कम होगी, फिर कम। तो मैं हैरानी होगी सुन के, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं करता मेरे अलावा। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि मैं आपके सीनियर्स की जो मार्च अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उनके मैंने 3 फाइनल पेपर्स रखे हैं। 11 फरवरी, 19 फरवरी एंड 24 फरवरी फाइनल 3 पेपर्स होंगे, जिनको मॉक 1, मॉक 2 और मॉक 3 करना। बाकी सारे टीचर्स एक एक मॉक ले रहे हैं। लेकिन मुझे और इन दोनों के दरमियान, यानी 11th और 19th के दरमियान, लेकिन नहीं सॉरी 19th के बाद 20th एंड 22nd 2 दिन 5-5 घंटे की मेरी वर्कशॉप है। क्यों किया हमने ऐसा? जब 11 का पेपर बच्चा लिखेगा ना कि अभी 3-4 दिन के बाद, तो वो 50% पेपर भी सही नहीं लिखेगा, मुझे पता है। पहला पेपर होगा ना, उससे अंदाजा होगा कि यार मैंने फला चैप्टर सही याद नहीं किया है, फला चैप्टर अच्छा है। फिर हम उसको एक और मौका देंगे, जाओ 10 दिन है तुम्हारे पास, अब मिलेंगे 19 तारीख को। अपनी वीकनेसेस पे मेहनत करो, वापस आओ। 19 को इसी जगह पे दूसरा फुल फ्लेज 100 मार्क्स का मॉक मैं कंडक्ट करवाऊंगा। अब मुझे लगेगा मेरा स्टूडेंट 60 to 70% पेपर अच्छा करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फिर होगी वर्कशॉप। वर्कशॉप में हम मजीद रिवीजन कराएंगे, इन दोनों पेपर्स के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, उन बच्चों को बताएंगे कि ये सही आंसर था, ये गलत आंसर था, और फिर हम घर भेज देंगे। मजीद 4-5 दिन अपने घर में रहो और तीसरा पेपर दो। मैं आई कैन बेट ऑन दैट जो मेरा स्टूडेंट, तुम्हारे सीनियर्स, इस वक्त भी अराउंड 180 स्टूडेंट्स हैं मेरे तबानीस के दोनों कैंपसेस के, जो जा रहे हैं 7 मार्च को कैफ 4 का पेपर देने। अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे। अब उन 170 बच्चों में से आधे बच्चे भी नहीं आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि नवाब हो जाते हैं ना बच्चे। हम घर में पढ़ रहे हैं सर, हम अपनी तैयारी खुद कर रहे हैं, हम ये, मैं गारंटी दे रहा हूं जो बच्चे ये 3 मॉक्स दे देंगे, 11th, 19th एंड 24th या 25th, तो उसके बाद चौथा पेपर होगा 7 मार्च को। तुम लोग मुझे बताओ बच्चों, जो पहला, दूसरा, तीसरा फुल 100 मार्क्स का 3 घंटे का टाइम सिचुएशन में लिखने किया, एक बच्चा है बहुत प्यारा, लिखता है, कहता सर बहुत बेहतरीन पेपर हमने घर में सॉल्व किया। मैं कहा तुम्हें टाइम कितना लगा? कहता 4 घंटे। मैं कहा क्या फायदा बेहतरीन पेपर का? अब एक बहुत अच्छा बच्चा बेहतरीन आंसर्स लिख रहा है, मगर 4 घंटे में पास हो पाएगा? तो बेटा बेहतरीन आंसर्स काफी नहीं है, बेहतरीन आंसर्स इन टाइम सिचुएशन, यानी 100 मार्क्स 180 मिनट में, 3 घंटे मतलब 180 मिनट हो गए ना। तो तुम्हारे लिए 10 नंबर के सवाल के लिए यू हैव 18 मिनट, 5 नंबर के लिए 9 मिनट, 2.5 नंबर के लिए 4 मिनट। अब ये हम तुम्हें प्रैक्टिस कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी कोशिश होगी, परवरदिगार का करम होगा, और जो बच्चे इस तरीके से प्लान करेंगे वो इंशाल्लाह पास होंगे। तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है इंशाल्लाह। यही सब कुछ आपके साथ होगा अगस्त में। आपके भी 3 मॉक्स होंगे, आपकी भी वर्कशॉप्स होंगी। आप लिखने के शौकीन हैं, आपको लिखना आता है, आपका पेपर ये पहली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह हम निकलवाएंगे आप लोगों की मेहनत से। तो वंस अगेन पीआरसी क्लियर करने वालों को मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो, और जो क्लियर नहीं कर पाए हैं उनके पास चांस है, वो जल्द से जल्द अपनी गलतियों पे मेहनत करें और क्लियर करें, क्योंकि हमारे पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है। इज दैट ओके? वापस, और जो पास हो गए
नहीं नहीं, मिठाई तो खैर आ ही जाएगी मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, अगर चॉकलेट्स मिल जाए तो बेटर होगा, क्योंकि मुझे मिठाई ज्यादा पसंद नहीं है। और चॉकलेट्स वो सस्ती वाली कैडबरी 15 रुपए वाली लेके मत आना बेटा। आई लव टॉब्लरॉन। मुझे या टॉब्लरॉन चाहिए या मार्स, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये तो हो गया छिछोरी बात, काम की बात। ये जो पास हो गया ना, वो एक सेकंड के लिए भी ना अपने अंदर, वो कहते हैं गर्दन में सरिया, मैंने पीआरसी क्लियर किया, ये अकड़ती है गर्दन। मेरे बच्चों, हमने पहली अटेम्प्ट में पीआरसी एएफसी क्लियर करके आने वालों को कैफ में धड़ाधड़ गिरते हुए देखा है। और हमने कभी कभार पीआरसी या एएफसी में फेल होने वालों को कैफ में आके पहली अटेम्प्ट में क्लियर होते हुए देखा है। ये इतनी जालिम पढ़ाई है, यहाँ कब जूनियर सीनियर बन जाए, कब सीनियर जूनियर, ये तो हमें भी नहीं पता। कब पीआरसी वाला आपको फलांगते हुए आगे निकल जाए, और कब कैफ वाला, जो आज बहुत, मुझे आज भी याद है, कैफ का रिजल्ट आया, मैं ऐसी क्लास से रहा था, एक स्टूडेंट मिठाई का डब्बा लेकर आया, तो उसने आके मुझे मिठाई खिलाई। तो जैसे होते हैं कुछ मजाक करने वाले बच्चे, तो एक पीआरसी वाला बच्चा बैठा था पीछे, उसने कहा यार हमें भी खिला दो। तो आप खिलाते या ना खिलाते, आपको एरोगेंस दिखाने का जरूरत नहीं थी। मेरे सामने जवाब देते हैं कि ये कैफ की मिठाई है, तुम्हारी औकात से बाहर। 1.5 साल हो गया कैफ क्लियर नहीं हुआ। कैफ की मिठाई है, औकात से बाहर। और मैं जानता हूं जिन बच्चों को उसने बर्फ मारा था, वो आज फॉर्म पहुंच चुके हैं। कभी चौड़े मत बनना यहाँ पे। तुम्हारे जूनियर्स, अल्लाह करे जूनियर्स ही रहें, और तुम्हारे सीनियर्स भी अल्लाह करे सीनियर ही रहें। तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो अल्हम्दुलिल्लाह। जरा सा कंसंट्रेशन दो। समझ साहब से मैंने, जब समझ साहब गुस्से में आए आज उसके ऊपर, तो मैंने कहा सर ऐसे ना बोले ना, आप बाप की जगह है, मेरा दिल घबरा रहा है। आप बोल रहे हैं कि ये सीए नहीं कर सकता, आपकी बद्दुआ लग जाती है, आप बाप। नहीं तलहल, अबे मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूं तुझे। मैंने कहा सर तो बता, उसको बुला के डांट ले, समझा ले। कहने का इसने मेरा, कि वो बच्चे का नाम मुझे, पर उसने बड़ा कोई दिल दुखाया था सर का। भाई सर ने आखिर तक यही कहा है, नहीं यार इसने मुझे बड़ा दिल दुखाया है। कहा सर अगर आपका दिल वो नहीं पास होगा सर, जब तक आप उसको दिल से माफ नहीं करेंगे। खैर उस बच्चे की बदतमीजी है, मैंने उस बच्चे से बोला, मैंने कहा जाओ पैर पकड़ो। कहते मैंने क्लास से माफी मांग ली थी। इतने चौड़े भाई, इतने चौड़े। अगर पैर पकड़ लेते, समझ साहब तुम्हारे बाप के बराबर होंगे या बाप से ही बड़े होंगे। नाना के बराबर नाको, पिटोगी अगर तो नाना बना दिया। लेकिन बाप, या चलो मैं कहूं कि मेरे पैर छुओ, अब मैं कभी ऐसा से कहूं ऐसे मेरे पैर छुओ, ऐसा इनकार कर दे, तो समझ आता है मैं ऐसे से 2-3 साल ही बड़ा हूंगा। लेकिन समझ साहब तो तुम्हारे अब्बा जान के बराबर है। अब उसको समझ साहब की क्या शक्ल हो गई होगी। मैंने बोला, मैं कहा नहीं नहीं सर आप गुस्सा मत करें, चलो भाई जाओ, सर तुमसे खफा है, माफी मांगो, पैर छुओ। मैंने क्लास में माफी मांग ली थी। सर उसकी शक्ल देख रहे हैं, अबे यार ये भरम चेक करो इन लोगों के। यार मेरे बच्चों, आखिरी बात बोलूंगा लेक्चर शुरू करने से पहले, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ये पुरानी एक कहावत है, इस पे अमल करो तुम जितने। मैं अभी केएसबीएल में लेक्चर देकर आया, इस वक्त बीएस को वहीं था सुबह से। तो केएसबीएल ने अपने तमाम एंट्रेंसेस पे एक जगह एक हदीस लगाई हुई है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। वैसे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात में ही हमारे लिए कोई ना कोई हिदायत है, मगर एक छोटी सी बात थी, सबसे बेहतर, द गुड अमंग्स यू इज द वन विद गुड मैनर्स। जिसके मैनर्स अच्छे हैं, जिसका इखलाक अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। तो तुम्हारा टीचर अगर तुमसे नाराज हो रहा है, तो बेटा तुम जितने भी चौड़े होते रहो, इवेंचुअली तुम्हें इस पे सफर करना पड़ेगा। आके अल्लाह ताला तुम सबको हिदायत दे, हम आके चलेंगे। आई थिंक आज हम, अच्छा जो बच्चे आज पहली दफा मुझे सुन रहे हैं और इनके पास कोई किताब भी नहीं है, तो उनको मैं ये पैगाम दे दूं कि एज सून एज पॉसिबल आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, जो कि 2022 का रिवाइज्ड वर्जन है, माय डियर, आप ये बुक को ऐसे ऊपर उठा दीजिए एक दफा,
ऊपर जोर से, मुझे नहीं दिखाइए, उनको दिखाइए। ये वाली बुक है, तुम्हारी बुक शॉप पे मौजूद होगी, इसको एज सुन एज पॉसिबल अपने पास रखो। जिनके पास अभी नहीं है वो सॉफ्ट कॉपी से मोबाइल शोबाइल खोल लें। अभी मैं लास्ट क्लास में कहाँ पे था बेटा, कुछ याद है तुम लोगों को? शुरू कर दिया है हमने, शुरू कर दिया है हमने। हम यहाँ से आगे चलेंगे। और लास्ट क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एहसन पढ़ा था। तो मैं एहसन, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आज किसी खातून से पूछ लूं, कोई मोहतरमा रीडिंग करना चाहेंगी? बेटा आपका नाम क्या है बेटा? जोर से। सवेरा पढ़ेंगी 1.5 से वंस अगेन स्टार्ट कीजिएगा मैडम। मैं ये पढ़ा चुका था लास्ट क्लास में, बट 1 मिनट आपका लूंगा। द सोर्सेज ऑफ लॉ, देखें पाकिस्तान, सऊदी अरब की बात करूं ना मैं, और कोई सऊदी अरब के लीगल सिस्टम के बारे में बात करे और पूछे सोर्स क्या है, हम कहें कि शरीयत। दे आर फॉलोइंग शरिया। उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जनरली कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बच्चों? मैं लड़कियों से पहले बात करूंगा। मोहतरमाओ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज। तो इनको अम्मी क्यों कहा जा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन सारे कवानीन की मां क्यों है? ओके, लॉ को बनाते वक्त देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड नहीं कर सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिख दिया गया सॉरी कि LGBTQ टाइप की किसी चीज को, ऐसा नाम सो सॉरी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि LGBTQ वाली कोई चीज यहां नहीं होगी, तो अभी LGBTQ पे कानून बन रहा था ना, रोक दिया सेनेट ने। जबकि उस लॉ में मुझे कोई गलती नजर नहीं आ रही थी। नहीं, एक सेकंड प्लीज, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं निहायत ही शरीफ और स्ट्रेट किस्म का आदमी हूं, लेकिन एग्जाम्पल सुनो। ट्रांसजेंडर्स के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? क्या ट्रांसजेंडर्स को भी, जिसको हम यूनिसेक्स कहते हैं, वो एक नेचुरल डिफेक्ट लेके पैदा हुए हैं, क्या उनको पाकिस्तान का शहरी होने पर, या पाकिस्तान के शहरी का जो तुम राइट एंजॉय कर रही हो, जो तुम राइट एंजॉय कर रहे हो, क्या वो उनको नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, हमारा इशू ये है कि हम लोग मेन इशू को दबा देते हैं, फजूल इशू को उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मौलवी साहब अभी बहुत गुस्से में आने वाले हैं, ठीक 1 महीने बाद जब 8 मार्च को वुमेन्स डे पे औरत मार्च निकलेगा, 1 महीने बाद 8, और गुस्सा आना भी चाहिए, जिस किस्म का बेहुदा मार्च में स्लोगन्स होते हैं। लेकिन बीइंग अ लॉयर, मेरा सवाल यह है कि बाकी पूरी आवाम चीख चीख के बोलेगी इस्लाम ने औरत को बहुत राइट्स दिए हैं, फिर औरत मार्च कैसा? इस्लाम ने तो बहुत राइट्स दिए हैं। सर, आपके मुल्क में औरत को राइट्स मिल रहे हैं? यस और नो? नो मैम, नो। चलिए मेरे साथ फैमिली कोर्ट। बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा है, भाई बाप के मरने के बाद लात मार देता है बहन को, बीवी को, ठीक है कुछ बदतमीज किस्म की बीवियां हैं इस सोसाइटी में, लेकिन मुझे क्या पता, स्टिल सिंगल, ऐसे को तो पता है। तो खैर इन शॉर्ट, यार ऐसे की क्लास छोड़ के ना भाग जाए, इसको जाने नहीं देना है कहीं। लेकिन ठीक है, आप चंद बदतमीज औरतों को, जो आजकल स्टूपिड, वो जिसको हम लोग मोमबत्ती माफिया कहते हैं, उसको रहन दो। यार लिटरली जुल्म हो रहा है आपकी कुछ सोसाइटी के मेंबर्स, जो खवातीन पे हो रहा है, तो रियल इशू पे तो बात होनी चाहिए ना साहब। सारा खवातीन मार्च की सारी डिमांड गंदी नहीं है। इन द सेम वे आपने LGBTQ लॉ के ऊपर इतना हंगामा किया, जिसका नुकसान ये हुआ कि ट्रांसजेंडर्स भी दब गए कहीं। इसलिए जैसे कि मैडम ने कहा, जैसे कि मोहतरम ने कहा, कि मदर ऑफ ऑल लॉस का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन, सारे लॉस कॉन्स्टिट्यूशन के सबसर्विएंट रहेंगे। कोई लॉ ऐसा नहीं बन सकता
अच्छा, अब मजे की बात ये, आपके यहाँ एक सोर्स ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, एक है शरीयत, एक है अंग्रेजों का छोड़ा हुआ कानून कॉमन लॉ। 47 में अंग्रेज तो चले, यानी जो लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 से, वही अंग्रेजों का बनाया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, 150 इयर्स ओल्ड। तो इसलिए इफ यू रिमेंबर, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तानी लॉ इज जस्ट लाइक गोला गंडा, डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलेंगे सोर्सेस में। अब हम आगे चलेंगे। अब पहली सोर्स हमारे सामने आ रही है लेजिस्लेशन। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड इज लॉ मेकिंग, जिसको उर्दू में तुम लोग कहते हो कानून साजी, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लॉ मेकिंग। जी मैडम। एक सेकंड, मैं इस पॉइंट में इसलिए कुछ भी नहीं समझाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर का टॉपिक 2 पूरा का पूरा लेजिस्लेशन। यहां पे मैडम ने 3-4 मुश्किल नाम लिए। इन्होंने पहला नाम लिया पार्लियामेंट, दूसरा नाम लिया डेलीगेटेड अथॉरिटी, तीसरा नाम लिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, चौथा नाम लिया ऑर्डिनेंस। ये सब चीजें इन डिटेल डिस्कस होंगी टॉपिक नंबर 2 में, इसलिए अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। इज इट क्लियर? मैंने इनका कोई मतलब नहीं बताया तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हम टॉपिक 2 में डिस्कस करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रेसिडेंट, मैंने आपसे पूछा भी था लास्ट क्लास में कि आप में से किस किस की फैमिली में लॉयर्स होते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा था। लेकिन मैं आज एक नया सवाल पूछूंगा कि आप लोगों ने कभी किसी लॉ ऑफिस को विजिट किया है? ओह डैडी याद आ गए मुझे, डैडी डैडी, मैं भूल गया था, इनकी शक्ल देखे याद है। खालू के डैडी, खालू के डैडी थे ना। आई डोंट नो कि वो जो शुगर मतलब जो डैडी जो थे इनके, वो इनसे माशाल्लाह आपको इतने खाला से बात करनी पड़ेगी। खाला के ससुर हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं। एनीवेज, मेरा बच्चा लॉयर के ऑफिस गए हो? कभी नहीं गए। कौन गया लॉयर के ऑफिस? एहसन गया है? ओहो, किस ऑफिस गए थे? नहीं नहीं, वो ऑफिस नहीं था बेटा, इट वाज माय बेडरूम। हाँ खैर, मतलब अबे यार, मतलब वो ड्राइंग रूम था ना, वहां इधर अफ्तारी देने आया था रमजान में यार। तो जी सर, मेरी जान कोई भी मसला हो डू लेट मी नो, वकील बहुत कमीने होते हैं, सो डू आई। तो खैर, वकीलों के दफ्तर में आपने क्या देखा? बहुत सारी, इतनी सारी बुक्स होती हैं ब्लैक कलर की मोटी मोटी सी। उन किताबों में क्या लिखा हुआ है? नो नो नो, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या हो गया है? लॉ तो नहीं होता। किसने बोला? वेरी गुड बेटा। पुराने डिसाइडेड केसेस होता क्या है? अभी रिसेंटली 2022 खत्म हुआ, सिंध हाई कोर्ट ने जो डिसाइड, अच्छा डिसाइड केसेस तो बहुत होते हैं, कई 100 केसेस ऐसे होंगे जो एक साल में सिंध हाई कोर्ट ने डिसाइड। सारे केसेस का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट केसेस, तो हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड केसेस, कि जनाब ये केस रिपोर्ट में सब, ये रिपोर्ट, ये काली बुक्स नहीं कहलाती, दीज आर नोन एज लॉ रिपोर्ट्स। इनमें केसेस हैं पुराने। अब हुआ क्या, तलाल भाई के सामने एक मसला आता है, और मसला ये है कि मिस्टर, आपका नाम बेटा? हम्माद। हम्माद की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, जिसमें हम्माद साहब की प्रॉपर्टी पे इनके कजिन्स ने क्लेम कर दिया है। हम्माद मेरे क्लाइंट बनते हैं और चाहते हैं कि मैं इनको डिफेंड करूं। अब जज मेरे अब्बा का तो है नहीं भाई कि मैं जाके बोलूंगा हम्माद मेरा क्लाइंट है, इसको छोड़ दो। मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, पुरानी किताबें, प्रेसिडेंट्स खोलूंगा और देखूंगा कि ऐसे कौन से केसेस मुझे मिल रहे हैं, रिपोर्टेड केसेस निकालूंगा, जिसको लेके मैं कोर्ट जाऊंगा नेक्स्ट हियरिंग पे। और नेक्स्ट हियरिंग पे जब जज साहब मुझसे कहेंगे, जीतलाल साहब व्हाट डू यू वांट टू से इट, तब मैं आऊंगा, माय लॉर्ड मेरा क्लाइंट जो राइट क्लेम कर रहा है, ही इज जस्टिफाइड। व्हाई? बिकॉज
आज से 5 साल पहले ऐसा सेम डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था। आज से 10 साल पहले ऐसा सेम डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया था। इंडिया में भी 5 ऐसे केसेस मौजूद हैं। ये केसेस मैं उनको दूंगा और जज साहब कहेंगे अच्छा भाई देखते हैं, लेट मी सी, फिर जज एडजर्न कर देंगे। ठीक है, अब तलाल साहब आएंगे आप नेक्स्ट हियरिंग पे। इस दौरान जज मेरे दिए हुए तमाम एविडेंस को प्रॉपर्ली देखेगा और अगली हियरिंग में फिर ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये हर वकील करता है और ये काम करने के लिए मुझे इन काली काली किताबों की मदद हासिल होनी चाहिए। तमाम दुनिया में ऐसे ही है। आपने अगर नेटफ्लिक्स की वो लॉयर्स वाली सीरीज सूट्स देखी हो, चले जाइए सूट्स की किसी भी एपिसोड में, लॉयर का ऑफिस हो, ब्लैक बुक्स भरे हुए होंगे। आप बॉलीवुड की जॉली रिल भी देख लीजिए, लॉयर का ऑफिस होगा, ब्लैक बुक्स ये दुनिया, हाँ ठीक है, अब दुनिया थोड़ी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी पे जा रही है तो ये लॉ रिपोर्ट्स हमें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बट लॉ रिपोर्ट्स में रिकॉर्डेड केसेस जो हैं दे आर नोन एज प्रेसिडेंट्स, और प्रेसिडेंट्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। जी मैडम। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, कोर्ट सिस्टम तुम्हारे मुल्क से निकल चुका है, पाकिस्तान का सबसे सीनियर कोर्ट का नाम क्या है? कहाँ है ये? कराची में नहीं है, ये मेरा सवाल है। कराची में नहीं है? कराची में सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच मौजूद है। शाहीन कॉम्प्लेक्स देखा है? IH चंडीगढ़ रोड, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। अगली बार जब शाहीन कॉम्प्लेक्स जाइएगा तो सामने देखिएगा एक छोटी सी क्यूट सी येलो कलर की बिल्डिंग है जिसके बाहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ योर मुल्क। इससे छोटा कौन है? इसका मतलब हुआ हाई कोर्ट हमारे हर प्रोविंस में है। कितनी हो गई टोटल? 5। इस्लामाबाद की अलग होती है। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब, पेशावर हाई कोर्ट KPK, सिंध हाई कोर्ट, ये जो नीचे वाले दोनों सूबे हैं ना, इनके हाई कोर्ट शहरों के नाम पे नहीं है, सूबे के नाम पे है। कराची हाई कोर्ट कोई हाई कोर्ट नहीं है, सिंध हाई कोर्ट। अगर आप ये गलाजत वॉशरूम में कर लेंगे ना तो मुझे सुकून मिल जाएगा। जब आप नाक की सफाई यहां कर रहे हैं ना, मैं आपको डैडी को बुलाता हूं अभी। तो क्या हमारी क्लास में किसी और की क्लास है? तो इतना शोर क्यों रहा है यहाँ पे? मेरी क्लास कितने बजे तक है? तो फिर ये शोर कैसा है? एनीवेज, सिंध हाई कोर्ट हो गए हम, और बलोचिस्तान हाई कोर्ट क्वेटा। एक कोर्ट नहीं बनी, वो कहां बनी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इस वक्त 5 हाई कोर्ट्स हैं। इससे नीचे उतरिए, फिर कहां जाएंगे आप? जिसको तुम लोग आसान जबान में सिटी कोर्ट कहते हो, उसको वकील हजरात। कराची में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? अभी कराची में इलेक्शंस हुए हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी, माशाल्लाह मौलवी साहब मुबारक को, हाफिज नईम जीत गए। तो सवाल ये पैदा होता है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 9। यस, वेरी गुड। एसन को बिल्कुल सही पता है, नाम पता है। हम इस वक्त बैठे हैं कराची ईस्ट में, डिफेंस, क्लिफ्टन, लियारी, सदर साउथ। इधर आगे निकल जाए शाहराह फैसल पे मलीर, नया डिस्ट्रिक्ट बना कोरंगी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजिबाद, FB एरिया, न्यू कराची, नॉर्थ कराची टाइप के एरिया सारे बन गए सेंट्रल। बल्दिया टाउन, या जहां पे अभी मौलवी साहब इज्तिमा होने जा रहा है ना, औरंगी टाउन में इज्तिमा होता है ना, वो है वेस्ट। कितने हो गए? ये कौन है? एक सेकंड में रिपीट करता हूँ। गुलशन इज ईस्ट, गुलशन PCHS, ये सब गुलशन ईस्ट हो गया, सेंट्रल हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, मलीर हो गया, कुरंगी हो गया, और अभी नया बना है गडाप, जिसमें बहरिया टाउन को कवर कर लिया गया है। ना बहरिया टाउन कराची से बाहर होता था, अब बहरिया टाउन इज अ पार्ट ऑफ कराची। तो वो 7th डिस्ट्रिक्ट नया बना है,
खैर, तो इसका मतलब ये हुआ कराची एक नहीं, दो नहीं, 7 डिस्ट्रिक्ट। मलीर का है यहाँ पे, मलीर में कोर्ट देखा है आपने? देखा है ना? बस मलीर डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट अलग है, खाली डिस्ट्रिक्ट मलीर की कोर्ट मलीर में है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट सबको कहां मिलेंगी? हमारे हसन गए थे लाइट हाउस, पुराना कराची, डाउनटाउन, क्या कहते हैं उसको, सदर तो नहीं है वो, टावर के पास है, दैट केएमसी बिल्डिंग के आगे देखिए वो बिल्डिंग आपने, अगर लड़कियां तो शायद नहीं गई हो वहां पे, लड़कों ने तो देखा होगा, दैट आफ्टर दैट जामा क्लॉथ मार्केट एंड मेमन मस्जिद के पास जाके वो है। तमाम पूरे पाकिस्तान में अदालती निजाम इन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सिंध में इन ऑल कराची के साथ मिला के 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अकेले सिंध में, तो मतलब सिंध में होंगी 29 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। फिर बात जाएगी एक सिंध हाई कोर्ट, फिर बात जाएगी एक सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं है। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। इज दैट ओके? कमिंग बैक टू आवर इशू, तो ये जो मैडम ने जुमला पढ़ा ना प्रेसिडेंट का, अब इस कहानी को पढ़ के आप जवाब दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला किया है, किसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होगा? बाइंडिंग का मतलब होता है विच मस्ट बी फॉलोड, जिसको फॉलो करना लाजमी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला किसके लिए बाइंडिंग है? किसी ने कुछ बोला, किसी ने नो वन बोला था, तो था बोलने वाला। इनका फैसला किसी के लिए, मतलब किसी के लिए बुला दिए, किसी कोर्ट के लिए, किसी कोर्ट के लिए। इधर आ जाइए, हाई कोर्ट का डिसीजन किसके लिए बाइंडिंग है और किसके लिए बाइंडिंग नहीं है? एंड हाई कोर्ट के लिए भी बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चेंज हो सकता है कि नहीं? और व्हाट अबाउट हाई कोर्ट? भाई आपकी आसिया बीबी ने ब्लास्फेमी किया, ब्लास्फेमी जानते हो? गुस्ताखी रसूल को अंग्रेजी में ब्लास्फेमी कहते हैं। शेखोपुरा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में आसिया बीबी ने ब्लास्फेमी किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शेखोपुरा ने सजाए मौत दिया। अपील लेके पहुंची लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट ने भी कहा सजाए मौत। सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, आसिया तुम भी कमरे से बाहर जाओ और सब लोग कमरे से बाहर जाएं। आप चारों खवातीन के सामने आसिया ने गुस्ताखी की थी, इन्होंने कहा जी आप तीनों बाहर दफा हो जाएं। मैडम क्या हुआ था? मैडम ने कहानी सुनाई। अब आप दफा हो जाएं, आप आइए मैडम, क्या हुआ था? दूसरी कहानी, डिफरेंट कहानी, डिफरेंट कहानी। जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या हुआ? मैडम कहती हैं जनाब 40 औरतें थीं। दूसरी कहती हैं उसका शौहर भी साथ में था। तीसरी कहती हैं कि वो रिक्शे पे वापस गई थी। चौथे ने कुछ और कहा। आप सब इतने मासूम बने नहीं, अब बता दें अगर 4 लड़कियां एक वाक़े का अलग वर्जन दे रही हैं, क्या मतलब है इसका? देयर इज समथिंग फिशी। देखिए नॉन मुस्लिम्स यहां हैं तो भी सुन लें, नहीं हैं तो भी उनके लिए हमारे रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जाने कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हम एक लफ्ज उनके बारे में कुछ हल्का नहीं सुन सकते। लेकिन मौलवी साहब क्या इस कानून का मतलब यह है कि हम नॉन मुस्लिम के साथ ज्यादती करें? अभी आपको फ्यू डेज बैक कराची एयरपोर्ट पे होने वाला वाकया याद है? शायद सुना हो आपने, जो एक FIA की इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ, बेचारी के साथ हुआ। क्रिश्चियन खातून थी वो। आप लोगों ने भी एयरपोर्ट में ट्रेवल किया होगा तो इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट जब आपके सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है, उसने चेक किया, बंदा कोई खतरनाक सा था, जब ये उसके यहाँ पे नाम लगा हुआ होता है, हर एक के नाम लगा होता है, नाम देख के उसने पहचान लिया कि लड़की क्रिश्चियन है। उसने कहा तुम इंसान बन जाओ वरना मैं यहीं पे तुम्हारा
दुपट्टा पट्टा खींच के तुम्हें मारने लगूंगा, मैं बोलूंगा इसने हमारे नबी के बारे में गलत बात बोली। और तुम्हें पता है ना, अगर मैंने यहाँ पजमा जमा, ये एयरपोर्ट पे हुआ है, कराची एयरपोर्ट पे, उस लड़की ने कहा ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें गलत चीज नहीं ले जाने दूंगी। वहां हंगामा हो गया। अल्लाह का करना यह हुआ कि उस लड़की का केस प्रॉपरली साबित हो गया। ये साबित हो गया कि वो मनहूस आदमी जो सो कॉल्ड दाढ़ी टोपी लगा के बड़ा मुसलमान बना फिर रहा था, वो एक भेड़िया था। तो सुन के खुशी होगी, उलमा कराम ने यह फतवा दिया कि अगर इस लड़की के साथ जुल्म हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, इस क्रिश्चियन लड़की की हिफाजत करना हमारा काम है। देखिए, कानून बनाए जाते हैं, ये कानून का गलत इस्तेमाल करना इजाजत नहीं है। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सीन चेक किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आसिया बीबी आप घर जाइए, आपके खिलाफ शिकायत करने वालों के बयान ही डिफरेंट आ रहे हैं। अब मैं इस मौजू में मजीद तफसील में नहीं जाऊंगा, आसिया बीबी के साथ सही हुआ या गलत हुआ मेरा ये काम नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इज बाइंडिंग। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इमरान खान घर जाओ, रात के 12 बजे आ गया फैसला, घर जाओ, तुम वजीर आजम पाकिस्तान नहीं रहे हो, तो यकीनी तौर पे इमरान खान को घर जाना पड़ा। और अब हम एक नई वजीर आजम मोहतरमा खूबसूरत तरीन मरियम नवाज साहबा को देखेंगे जो इस मुल्क की वजीर आजम बनेगी अन करीब। इससे पहले कि मुझ पे जूते पड़े, आगे चलो बेटा, जल्दी आगे चलो, जल्दी आगे चलो। यार हम लोग जिस मुल्क में बैठे हैं इसमें कस्टम्स, कस्टम्स किसे कहते हैं? ट्रेडिशंस, रिवाज। कैसे हम लोग एक बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की कौम है, ट्रेडिशंस को फॉलो बहुत किया जाता है। लोग क्या कहेंगे, बहुत है ये बात। मतलब आई एम सॉरी टू से, मैं खुद इसका हिस्सा हूं, मैं बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं भी आप ही की तरह सोसाइटी का हिस्सा हूं। अल्लाह क्या कहेगा, कानून को गलत है कि नहीं है, हमें इनकी फिक्र नहीं होती। लोग क्या कहेंगे, मतलब खान साहब, इमरान खान का जिक्र निकला तो मुझे याद आ गए, खान साहब ने शादी की, लोग उनका मजाक बनाते रहे। ठीक है, आप खान साहब के ओपोनेंट हो या ना हो, शादी करना कोई गुनाह की बात है। तो लोग क्या कहेंगे को फॉलो किया जाए या शरीयत को फॉलो किया जाए? तो मैडम ने हमें क्या बताया, कोई कस्टम, देखें कस्टम है आपकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में बड़ा वाहियात कस्टम है। शादी से पहले क्या होता है वो सब, एक तो जहेज जिसको डावरी कहा जाता है, इसके साथ साथ एक है दैट वो एक्स्ट्रावेगेंट सेरेमनीज विद द नेम ऑफ मेहंदी, माइयों, ढोलकी। अभी ये इवेंट कम ही थे जो हमारी, अल्लाह ताला बच्चे को खुश रखे माशाल्लाह, ओवर एक्टिंग में इनका कोई सानी नहीं है। मेरी कजिन की शादी हुई तो एक दिन अम्मा तैयार भैया, मैं कहा आज जाना है वहां, तुम लोगों को नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? वो ब्राइडल शावर। मैंने कहा ये क्या है? क्योंकि वो उसका आज ब्राइडल तो सिर्फ खवातीन और लड़कियां जाएंगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो ये क्या है? हाँ वो ब्राइडल शावर। उसके बाद तस्वीरें देख, वो ऐसी भुतनी लग रही फ्रॉक व्रॉक पहन के साथ, दो गुद्दी पर चमाट मार, बड़ी ब्राइडल शावर। अभी जाके सास ने जूते जूते मारने, बड़ी शावर रावर ले रही है यहाँ पे। मतलब अब ये तो हो गया, उस बाप से पूछो जो शादी अरेंज कर रहा है। मेरी जान के टुकड़ों, मैं लड़कों से बात कर रहा हूं इस वक्त, मैं आना तो चाहूंगा आपकी शादी में यकीनन, जब आप लोग शादी करेंगे मुझे इनविटेशन कार्ड भेजेंगे, मगर मैं देखना यह चाहता हूं कि आप लोग ये फजूल का खर्चा मत कीजिएगा। यार एक ज्यादा बड़ी तकरीब ना करें, नॉर्मल सा 800-1000 लोगों का, ये तो बड़ी तकरीब हो गई है, छोटी कर दो यार, थोड़ी सी, थोड़ी छोटी करो। 500 लोग भैया का मेहमान घराना होगा ना, तो बहुत मिलने जुलने वाले होंगे, सारे दुराजी वाले, तो ये वाले तो वो वाले। एक नॉर्मल सा इवेंट मेरे ख्याल से आराम से आजकल 8-10 लाख का हो जाता है। मैं एक मिडिल क्लास बात कर रहा हूँ, थोड़ी हाई फाई। यार 8-10 लाख रुपए कितनी मेहनत से कमाए और बचाए जा रहे हैं, इसका अंदाजा है? ये मैं एक इवेंट की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी कौम ना, दो लाइफ में ऐसे उनके इवेंट्स आते हैं जिसमें वो अपनी वेल्थ शो करने की कोशिश करते हैं। एक है शादी
एक है कुर्बानी। माजरत के साथ, अल्लाह ताला तो छोटा सा बकरा भी कबूल कर लेगा, मगर नहीं, मोहल्ले वालों के मुकाबले पे भैंस लाना है। इतना बड़ा ऊंचा वो मनहूस सांड ऐसे खड़ा होगा और उसकी तस्वीरें खिंच रही हैं, और वो आफरीदी कैटल फार्म और लाइट्स। वो मैं गुलशन इकबाल में वहीं रहता हूँ जहां पे वो बहुत बड़े बड़े से जानवर आते हैं। वो मेरे नेबर्स हैं एक्चुअली। कभी तुम लोग अब जानवर देखने आओगे, कहाँ पे बेटा? खुदादाद कॉलोनी गुलशन में है। आई एम टॉकिंग अबाउट गुलशन प्रैक्टिकल सेंटर, देखा है? पर्ल कॉन्टिनेंटल, पर्ल कॉन्टिनेंटल खाली कॉन्टिनेंटल है। पर्ल कॉन्टिनेंटल तो होटल है यार। कॉन्टिनेंटल बेकरी, दैट उसी रोड पे मेरा घर है, मेन रोड पे, और वहीं पे वो एक रश लगा रहता है जी। प्रैक्टिकल सेंटर के बैक साइड पे जो अंदर है वहां पे, माय गॉड, क्या वो 20 दिन पहले जानवर आ जाते हैं, इतनी ऊंचे ऊंचे जानवर हैं। ये कुर्बानी है, ये शो ऑफ है, मगर लोग कर रहे हैं। और दूसरा शादी। तो भाइयों, ऐसा कोई कस्टम जो शरीयत के अगेंस्ट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ज्यादा दूर नहीं जाते, ये पीछे वाली सड़क का नाम है तारिक रोड, ठीक है? कराची का एक फेमस बिजनेस सेंटर है, पुराना है, बचपन से तारिक रोड का नाम हम सुनते हैं अपनी फैमिली में। और इस पूरी रोड पे सिर्फ शॉपिंग प्लाजाज एंड सेंटर्स हैं, बेसिक दुकानें। यहाँ की कोई ना कोई एसोसिएशन होगी, ऑल तारिक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन, ऐसा होता है। एग्जाम्पल देते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल हमारे मिस्टर मोइज तारिक रोड पे जाता है एक शॉप ओन करने के लिए। क्या लगता है तुमको, क्या इसको उस एसोसिएशन के साथ बैठ के कोई एग्रीमेंट वगैरह करना होगा कि नहीं? और अगर वो कहते हैं कि सर आप यहाँ पे शराब नहीं बेच सकते, शायद गाड़ियों का शोरूम तारिक रोड पे नहीं बनेगा, बराबर वाली रोड पे जाइए, कौन सी, खालिद बिन वलीद। या वो कहते हैं कि जी ये मेन तारिक रोड पे आप गोश्त की दुकान नहीं खोल सकते, या आप मेन तारिक रोड पे बकरे नहीं बेच सकते। तो सर आप उनकी बात को मानने के पाबंद हैं या आप नहीं मानेंगे? ऐसी की तैसी मेरी दुकान है, मैं यहाँ सुअर बेचूं या गाय बेचूं, आप कौन होते रोकने वाले? क्या ये कह सकते हैं? इसलिए क्योंकि इस जुमले पे दोबारा ध्यान दीजिए, पार्टीज अपने एग्रीमेंट में जो टर्म्स डिसाइड कर लेते हैं वो उनके लिए एक लॉ की हैसियत रखता है। मतलब ये, अगर मोइज साहब एग्रीमेंट साइन करने के बाद एग्रीमेंट वॉयलेट करेंगे, तारिक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के खिलाफ लीगल एक्शन लेगा कि नहीं? ये होता है यार। ये तो मैंने बड़ी बात की। अगर तुम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हो तो यूनियंस होती है कि नहीं? उनके साथ डील होती है कि नहीं? कोई ऐसी हरकत कर दो तुम जो यूनियन के खिलाफ वर्जी हो, सारे घर के बाहर खड़े हो जाएंगे आके। ऐसा ही होता है। तो मेरा बेटा, पाकिस्तानी कानून इन 4 सोर्सेस से मिलकर बन रहा है। नंबर 1, पार्लियामेंट में बनने वाला कानून। नंबर 2, वो प्रेसिडेंट, वो केस लॉज जो अदालती फैसले हुए। नंबर 3, पुराने कस्टम्स बिल्कुल फॉलो किए जाएंगे, लेकिन वो कस्टम्स फॉलो नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। एंड नंबर 5, एग्रीमेंट्स बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। इज दैट ओके? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आगे चल। यस, कौन? जी सर। A very good question put forward by Mr. सरगोधा। आपका नाम क्या था? उतैबा। भाई उतैबा कह रहा है प्रेसिडेंट से लॉ क्रिएट होता है या लॉ को देखते हुए प्रेसिडेंट बनता है? वेरी वेरी सेंसिबल किस्म का क्वेश्चन। उतैबा क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको और आसान करता हूं। ये कह रहा है सर, अदालत में जो बैठे हुए जजेस हैं वो फैसले सुना रहे हैं, ऐसे ही है? फैसले उनकी मर्जी से होते हैं या लॉ को देख के होते हैं? लॉ को देख के होते हैं। तो उतैबा का सवाल यह, सब प्रेसिडेंट तो इटसेल्फ लॉ को देख के फैसले आ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को देख के लॉ कैसे बन रहा है? एम आई राइट? यही मसला है आपका। अब आप एक एग्जांपल सुनिएगा। सर, देयर आर सम सिचुएशंस जिसमें लॉ है खामोश,
देयर आर सम सिचुएशंस एट टाइम्स लॉ खामोश है। मैं एग्जाम्पल देना नहीं चाह रहा था, मुझे जहन में ये एग्जाम्पल आई थी, मगर चलें अब आपने सवाल उठाया है तो हम इसकी एग्जाम्पल दे देते हैं। माय डियर, अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि साथ अलाल एक लड़की के साथ रेप किया जाए, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन रेप राइट हियर, रेप किया जाए तो क्या सजा है? पाकिस्तान पिनल कोड में 5 ऑफेंसेस लिखे हुए, रेप और फिर उसके कनेक्टेड हर चीज, किस लेवल का रेप होगा फिर सजा होगी। सवाल चेंज कर दिया जाए, सर अगर यही रेप एक मुर्दा लड़की के साथ किया जाए, अच्छा अब मैं खामोश हो जाऊंगा तैयबा। पाकिस्तानी कानून में एक डेड बॉडी की बेहरमती करना की सजा नहीं लिखी है, ऐसा हमको पता ही नहीं था। आप दिल में सोच रहे होंगे सर कौन करेगा डेड बॉडी का रेप, कौन इतना गिरा हुआ आदमी होगा जो किसी लड़की की डेड बॉडी की बेहरमती करेगा? मैं कहूंगा आज से 8 साल पहले ऐसा हुआ, इसी शहर में हुआ। आपका एक इलाका है इस शहर में नाजिमाबाद, उसके बराबर में एक इलाका है पापोश, पापोश में है एक कब्रिस्तान, सुना होगा आप लोगों ने। पापोश का कब्रिस्तान बहुत पुराना कब्रिस्तान है, कराची का बहुत ओल्ड कब्रिस्तानों में से एक है। अचानक एक रिपोर्ट आई वहां से कि अब देखिए कब्रिस्तान पाकिस्तान कराची में पुराने तो हो गए मगर नए तो कोई नहीं बन रहे हैं, तो अब हम ये सिलसिला देख रहे हैं कि पुराने कब्रिस्तानों में ही तदफीन हो रही है, जो 20-25 साल पुरानी कब्र हो जाती है उसी के ऊपर बना देते हैं। या जैसे मेरे अभी रिसेंटली चचा साहब का इंतकाल हुआ और मेरे ग्रैंडफादर का इंतकाल 30 ईयर्स पहले हुआ था, तो किसी ने कहा कि भाई ग्रैंडफादर की कब्र में ही चचा को दफन कर दो। मैं अंदर से ग्रैंडफादर ने कहा कि क्या हो रहा है भाई, मैं ही मिला था। तो फिर फतवा लिया गया, तो मौलवी साहब ने भी कहा नहीं इसमें कोई एतराज, 25-30 साल बहुत पुराना अरसा हो गया, कुछ हो गई नहीं अंदर। खैर मैंने कहा जब कब्र खुदा मैं खोलूँ, मैं खड़ा हूँगा वहां पे। कब्र खोली तो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं था अंदर, पता नहीं कहाँ चले गए, खैर कुछ नहीं था अंदर। तो फिर चचा साहब मेरे उसी में चले गए, तो पापोश में भी ये सिलसिला चल रहा है। हैरत इस पे हुई कि जो खातून की लड़की, मतलब खातून, एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस भी औरत की डेड बॉडी अंदर जा रही है रात में उसकी कब्र खुल जाती। इंतकाल के कम से कम 3 दिन तक तो हम सब ने ये देखा है कि फैमिली मेंबर्स रोज विजिट करते हैं कब्रिस्तान को, 3 दिन तो कम से कम करते ही हैं। तो जी दूसरे दिन जा रहे हैं, कब्र का एक स्लैब हटा हुआ है, अंदर कुछ नहीं। ये 1 दफा रिपोर्ट हुआ, 2 दफा रिपोर्ट हुआ, 3 दफा रिपोर्ट हुआ। वो तैयबा बेटा ऐसी सिचुएशन में जज क्या करेगा? अब हुआ क्या, जब ये न्यूज ब्रेक हुई सबसे पहले जियो न्यूज पहुंचा वहां पे। अब वो जो अंडरटेकर होता, अंडरटेकर मतलब वो गोरकन जिसे कहा जाता है, उसको पकड़ा गया। उसने कहा मुझे क्या पता भाई, हम तो रात के टाइम पे कब्रिस्तान में थोड़ी बैठे होते हैं। खैर वो बंदा पकड़ लिया गया। मुझे इत्तेफाक से याद है उस दिन मैं हाई कोर्ट में मौजूद था, जिस दिन वो बंदा कोर्ट में आया कि तला, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि तलाल जल्दी से आ जा, पापोश वाला बंदा आया है। मैंने कहा आई वांट टू सी, देखूं तो ये कौन खबीस का बच्चा है। तो बड़ा एक नॉर्मल सा इंसान लग रहा था, 40s में, कोई बहुत बुढ़ा भी नहीं था। एंड ही वाज मेंटली सिक, मतलब जो वो बातें कर रहा था ना जज से, वो कोई नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन में होता है बा, लॉ को देख के तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, क्या होगा? अब जज ने पूछा प्रोसिक्यूटर से, प्रोसिक्यूटर कौन होता है ये मेरा अगला टॉपिक है, अगली क्लास में जब मैं सिविल एंड क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं प्रोसिक्यूशन एंड सब कुछ बताऊंगा। अभी सिर्फ इस बात पे बात को खत्म करूंगा कि ऐसी सिचुएशन में जज ने कहा क्या मसला है वकील साहब, क्या हल हुआ इसका? तो फैसला शरीयत को देखा गया, शरीयत से फैसला ये सामने आया कि जिंदा हो या मुर्दा रेप की सजा सेम रहेगी। अब ऐसी सिचुएशन में जहां पे लॉ मौजूद नहीं था, देखिए मैं आपको अक्सर एग्जांपल दे चुका हूं, जब पहली मर्तबा किडनी चोरी हुई थी किसी बंदे की, तो ये पहली चोरी थी। इसी तरह पंजाब का एक इलाका है भक्कर, आपने नाम सुना होगा, भक्कर में भी कब्रें खुली थी, मगर वहां क्या हुआ था, खाना बनाया गया था। आओ कोरमा खाते हैं इंसानों के गोश्त का, वहां पे इंसान का गोश्त निकाल के
डेड बॉडी निकाल के उसका खाना बना। तो ऐसे अजीबोगरीब वाकयात होते रहते हैं उन सिचुएशंस के लिए जहां पे अदालत के पास कोई पहले से मौजूद लॉ नहीं है, प्रेसिडेंट क्रिएट किया जाएगा और वो प्रेसिडेंट फिर आने वाले लॉ की सोर्स बन जाएगा। देखिए आज हम लोग LGBTQ का खुलेआम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एट दैट टाइम। सबसे पहला केस पाकिस्तान में, माजरत के साथ थोड़ी सी वो टैबू वाली बातें कर रहा हूं, जो मेल टू मेल शादी का सबसे पहला केस था, वो लाहौर में रिपोर्ट हुआ था 2012 में। 2012 में एक बंदे ने आकर ऐलान किया था कि ये बंदा मेरी बीवी है। तो जज ने कहा पागल के बच्चे, इंसान बन, कुत्ती को मार, कुत्ते क्या बकवास कर रहा है। कोई लॉ नहीं था उस वक्त। अब तो खैर सजा मौजूद है, इस चीज की शदीद सजा है कि जो इस किस्म की वाहियात गंदगी की तरफ जाएगा सजा होगी। तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्रेसिडेंट लॉस को देख के बनते हैं, लेकिन कभी कभार जब लॉज मौजूद नहीं होते तो फिर कोर्ट्स हैव टू डिसाइड और फिर प्रेसिडेंट क्रिएट होता है। इज दैट ओके? एनी अदर क्वेश्चन ऑनलाइन? क्लियर है साहब? अच्छा आप लोग बताइए। यहाँ पे मैं आई थिंक ये टॉपिक एंड कर चुका हूं और डेफिनेटली इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं, अच्छा ये टाइम टेबल मुझे आपका दिया था हसन भाई ने। हम मिलेंगे आपसे अब थर्सडे को, कल कोई क्लास नहीं है आपकी, थर्सडे को मिलेंगे सुबह 9 बजे। FAR 1 है, फिर मैं हूं, फिर FAR 1 है। तो टोटल 9 से 2 बजे तक क्लासेस हैं आपकी ऑन थर्सडे, डे आफ्टर टुमारो। इज दैट ओके? और जो बच्चे अब रिजल्ट आ चुका है, मिठाई विठाई तो खिलाई नहीं है, वही सगे बनते हैं हमारे। तो बाकी ये कि बुक्स अपनी स्टडी टेक्स्ट ले आए और वरना सॉफ्ट कॉपी ले आए ताकि हम इसको आगे लेके चलें। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज।